8 हूँ। तीसरा दिन है छुपकर भ्रमण करने का। एक गुंडा मुझे अदालत में ले आया, बोला कि मैं बेईदी का जासूस हूँ। महोदय, कृपया जांच करें, यह व्यक्ति बेईदी का जासूस है। बदतमीज जासूस, मैं दाक्वी का सम्राट हूं। यह नाटक जहां मेरा सिर चाहिए हुआंग शियोंग बाहर निकल, क्योंकि जब मैं छुपकर भ्रमण कर रहा था मैंने उस गुंडे को संरक्षण शुल्क नहीं दिया। उसने जासूस पकड़ने का बहाना बनाया और मुझे जिला अदालत ले आया। महोदय, कृपया इस व्यक्ति का सिर कलम करें। यह बेईदी का जासूस है, हमारे दाक्वी में घुसपैठ किया सैन्य जानकारी चुराने के लिए। मजिस्ट्रेट ने सुना और डेस्क पर थप्पड़ मारा और मुझे दोषी ठहराने लगा। बदतमीज, मैंने गुस्से से चिल्लाया और अपनी पहचान बताने ही वाला था, लेकिन उस गुंडे ने मुझसे एक नक्शा निकाला। बदतमीज। सब लोग देखो, यह महल के सुरक्षा का नक्शा है। यह निश्चित रूप से जासूस है। तू कहता है मैं दुश्मन का जासूस हूँ। क्या सिर्फ एक नक्शे से मुझे दोषी ठहराया जा सकता है? तू एक आम आदमी है और तेरे पास महल का नक्शा है, तो क्या तू जासूस नहीं है? सबूत पुख्ता है तो मैं न्यायाधीश से विनती करता हूँ, इस जासूस को तुरंत फांसी देने का आदेश दें। लेकिन मैं सम्राट हूँ, यह चीज तो मेरे पास ही रहनी चाहिए। महोदय, यह व्यक्ति बेईदी का जासूस है, कृपया इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दें। शहर में आते ही यह संदिग्ध लग रहा था। मैंने संदेह किया, 2 दिन देखने के बाद पास गया और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही बातों में पता चल गया कि यह बेईदी का जासूस है। हमारे दाक्वी की शांति के लिए इसे सरकार के सुपुर्द किया। अब आपका फैसला। वह बड़े विश्वास से बोल रहा था। आज मैं चुपचाप खड़ा रहा, पिछली घटना याद करके। नया आया है ना, मैं तुझसे घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। संरक्षण शुल्क 20 लियांग, अब से स्नो सिटी में जहां चाहे जा सकता है। तो यह संरक्षण शुल्क मांगने आया है, लेकिन मेरे पास जरूरी काम है। मैं ऐसे गुंडों पर, बदमाशों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं केकड़ा नहीं हूं, मुझे जहां जाना है उल्टा सीधा नहीं चलना। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, दू भाई के इलाके में अपनी इज्जत बचा। सब लोग जल्दी आओ, जासूस पकड़ो। मुझे एक उत्तरी जासूस मिला है, जस की प्रतिशत नजर। क्या तुम गुनाह कबूल करते हो? नहीं, मैं जासूस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूं। हुजूर, मुझे पता था कि यह नहीं मानेगा। मेरे पास सबूत है। अपनी काल को एक ताल को काल के पास। देखो, यह महल की सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा है। अगर यह जासूस नहीं है तो इसके पास यह चीज कैसे हो सकती है? यह लानत जासूस है। इतनी हिम्मत की इतनी बेशर्मी से। अच्छा हुआ दू भाई ने इसे पकड़ लिया, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। हुजूर, यह वाकई महल की सुरक्षा योजना का नक्शा है। अरे सिपाही, इस जासूस को ले जाओ। हिम्मत कैसे हुई? भले ही यह नक्शा मेरा हो तो क्या तुम मुझे मार सकते हो? धृष्टता, एक जासूस को तो मार ही सकते हैं, क्योंकि मैं राज। तू नाराज है ना? तो दू भाई, तुझे मरते मरते सब समझा देता हूं। सब लोग ध्यान से देखो, यह पेंडेंट इस जासूस के साथी के पास से मिला है। इस पर जो नक्काशी है वह उत्तरी कबीले का खास भेड़िया है। अब तुझे क्या कहना है? यह पेंडेंट मेरे साथी का है। हुजूर, इसने मान लिया। कृपया इसे फांसी देने का आदेश दें, समाज से बदमाश को खत्म करने के लिए। इससे कुछ साबित नहीं होता। कई राज्य में विदेशी व्यापारी बहुत हैं। एक पेंडेंट होने में क्या बड़ी बात है? जी, रंगे हाथों पकड़ा गया फिर भी नहीं मानता। हुजूर, इस उत्तरी कुत्ते को मार डालें। मारो इसे। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, फिर से सुनवाई की जरूरत नहीं है। सिपाही, रुको, तुम्हें और क्या कहना है? कड़ी कानून के अनुसार राजद्रोह और दुश्मन से मिलने के गंभीर मामलों में जिला अदालत के पास सिर्फ प्रारंभिक सुनवाई का अधिकार है, अपने आप फैसला सुनाने का अधिकार नहीं। तो हुजूर, बिना अधिकार के किसी को मारना 100 कोड़े और पदच्युत होने की सजा है। क्या आप इसका परिणाम उठा सकते हैं? तू किसे डरा रहा है? हुजूर, इसकी बातों में ना आए। कानून तो मुर्दा है, लेकिन इंसान जिंदा है। यह बहुत चालाक है। डर है कि रास्ते में कोई दिक्कत हो, इसलिए यहीं सजा दे दी जाए। यह समाज के लिए अच्छा होगा। यह उचित और न्याय संगत है। एक ठीक कहता है। मुझे अपनी नौकरी जाने का डर नहीं, बस देशद्रोही को खत्म न कर पाने का डर है। मैंने सुना था कि शिव जिले का मजिस्ट्रेट बहुत ईमानदार है। उसकी नजर से कुछ नहीं बचता, सब सच झूठ पकड़ लेता है। फिर उसने इतनी जल्दी में फैसला कैसे कर दिया? मैंने अपनी भावनाओं को दबाया देखना चाहता था, उनके मन में क्या चल रहा है।
अगर तू मेरी बात मानता तो ये सब नहीं होता ना। बड़ी हिम्मत है, मेरे सामने इतनी बेअदबी दिखाता है। मजिस्ट्रेट साहब बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी में फैसला कर रहे हैं। अगर सरकार को पता चल गया। मैंने कहा ना, मैं जनता के लिए। जनता के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये सबूत तो अपराध साबित नहीं कर सकते। अगर गलती से किसी मासूम को मार दिया तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? सबूत चाहिए ना? मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। तू जासूस है, आज जीता बाहर नहीं जाएगा। महोदय, मैं एक और सबूत पेश करना चाहता हूं। यह मेरा पास रखने वाला चाकू है। यह बदमाश कैसे चुपके से चाकू ले गया? दिलचस्प होता जा रहा है। महोदय, यह इस जासूस के पास से मिला। देखिए, यह चाकू बहुत बढ़िया कारीगरी का है। यह आम चाकू नहीं है, आम आदमी इसे नहीं रख सकता, लेकिन यह आदमी इसे हमेशा पास रखता है। इससे साफ है कि इसके इरादे गलत हैं। यह चाकू तुम्हारा है, कबूल करते हो? हाँ, यह चाकू मेरा है, लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ, बाहर घूमता हूँ। एक हथियार रखना गलत नहीं है ना? पता था तुम यही कहोगे मुंशी जी। देखिए, इस चाकू की मूठ पर क्या लिखा है? महोदय, इस पर अबुलू लिखा है। अबुलू, यह तो उत्तरी दिशा की शाही घुड़सवार सेना का नाम है। यह आदमी जरूर उत्तरी दिशा से आया है। यह जासूस ही है। ऐसी छोटी चीजों के आधार पर फैसला, यह तो बच्चों का खेल है। यह कैसा न्याय है? 3 एक सबूत तो ठीक था, लेकिन कई सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। अब तुम्हें क्या कहना है? चूंकि तुम्हें लगता है कि चीजों से तुम्हारा अपराध साबित नहीं होता, तो मेरे पास एक पक्का सबूत है। क्या तुम इसे कबूल करोगे? बोलो। कल मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया, देखा कि तुम और तुम्हारा नौकर उत्तरी भाषा में बात कर रहे थे। कबूल करते हो या नहीं? हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि सबने सुना। इसने कबूल कर लिया। अगर यह जासूस नहीं होता तो उत्तरी भाषा क्यों बोलता? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ बैदी वाले ही बैदी भाषा बोलते हैं। यह जासूस तो बड़ा सीधा है, सीधे मान गया। जल्दी से इस जासूस का सिर कलम करो। पूरे देश में बैदी भाषा बोलने वालों की कमी नहीं है। मैं एक कपड़ा व्यापारी हूँ, सालों भर इधर उधर घूमता रहता हूँ। थोड़ी विदेशी भाषा आना तो सामान्य बात है। मेरी नजर में यह जासूस पहले से तैयार होकर आया है। कपड़ा व्यापारी का बहाना बनाकर सब कुछ झुठलाना चाहता है। 1-2 बातें इत्तेफाक हो सकती हैं। क्या हर चीज इत्तेफाक हो सकती है? तू क्या बक रहा है? सीधे सिर कलम करो। यह जासूस बड़ा गुस्ताख है। हर बात तुम्हारी तरफ इशारा करती है, और फिर भी मुंह जोर है। सिपाहियों, ये सब मुझे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। महाशय, यह जासूस लोहे की तरह जिद्दी है। मेरे पास एक गवाह है जो इसके जासूस होने की पुष्टि कर सकता है। गरीब निवासी लियू यूफू महोदय को प्रणाम। मैनेजर लियू, आप जो कुछ जानते हैं सबके सामने ज्यों का त्यों बता दीजिए। यह आदमी 3 दिन पहले सराय में आया और खुद को कपड़ा व्यापारी बताया, लेकिन अजीब बात यह है कि इसका बोझ बहुत हल्का था। उसमें कपड़े के नमूने नहीं थे और इसके पास पैसे भी बहुत कम थे। कपड़ा व्यापारी होकर कपड़ा नहीं लाया, व्यापार करने आया तो पैसे नहीं। मैं 20 साल से सराय चला रहा हूँ, ऐसा कपड़ा व्यापारी नहीं देखा। बस इतना ही? जी महोदय, और भी है। इसके अलावा इसके साथ 2 नौकर भी थे। देखने में पक्के तगड़े आदमी लगते थे। बाहर घूमने पर नौकर रखना सामान्य बात है, लेकिन इस आदमी को दोबारा देखना भी नौकर बर्दाश्त नहीं करते थे। मुझे थोड़ी बैदी भाषा आती है, मैंने अक्सर वे इसे कहते सुना। पता लग गया है, काम हो गया, वैसी बातें। मुझे अजीब लगा तो मैंने भी छिप कर देखा। आज सुबह मैं गर्म पानी ले गया तो सुना। क्या सुना? सुना कि वह अपने नौकर से कह रहा था, रक्षा व्यूह का नक्शा वापस भेज दो। तुम कहते हो कि सिर्फ मेरी बात कुछ साबित नहीं करती, लेकिन अब मैनेजर लियू भी यही कह रहे हैं। तुम्हारे पास अब क्या कहना है? तुम दोनों मिले हुए हो। उसकी गवाही का कोई सबूत नहीं है, न ही वह विश्वसनीय है। कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? एक बार मैं उसे रात का खाना देने गया तो अचानक मेरी नजर पड़ी इसके बाजू पर एक गोदना है। बहुत अजीबोगरीब डिजाइन था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। घुमावदार लकीरें जैसे अक्षर भी और तस्वीर भी बिल्कुल दाकी शैली का नहीं लग रहा था। महोदय, ऐसा डिजाइन मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बैदी जैसा है। वहां का प्रचलित टोटेम डिजाइन। टोटेम तो बैदी का ही है। अब देखो वह कैसे बहाना बनाएगा। और मार डालो उस घृणित बैदी को। कहते हैं मैं जासूस हूं। यह सबसे बड़ा मजाक है। सबूत पक्के हैं, फिर भी सजा नहीं मानता। महोदय, कृपया इस व्यक्ति का सिर कलम करवाएं ताकि लोगों को शांति मिले। बेदी जासूस का मामला, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अपराध माफी के लायक नहीं, तुरंत फांसी की सजा।
आप लोग पक्का मुझे जासूस मान रहे हैं? तुरंत फांसी की सजा। अगर आप जासूस नहीं हैं तो मैं खुद फांसी मांगूंगा, दुनिया से माफी मांगने के लिए। अगर मैंने आपको गलत फंसाया है, यह पद और मेरा सिर आप जैसे चाहें ले लीजिए। जिलाधीश, आप महान हैं। बहादुर, आप भी महान हैं। तुम लोग देख लो, मैं दक्वी का सम्राट हूं। आप लोग बताओ, मैं एक राष्ट्र का राजा हूं, कैसे मैं बैदी जासूस बन गया? एक बेकार टोकन से सम्राट बनने की कोशिश। क्या आपको लगता है इस अदालत में लोग सब मूर्ख हैं? सब सोचो, इतने सारे सबूत यहां हैं, कौन सा झूठा है? आखिर में एक टोकन निकालते हैं और कहते हैं मैं सम्राट हूं, हास्यास्पद। अगर मैं एक टोकन लेकर आऊं तो क्या मैं भी खुद को सम्राट कह सकता हूं? बिल्कुल। इतने सबूत क्या एक टोकन से खारिज हो सकते हैं? मुझे लगता है यह जासूस हताश है। सम्राट के पास बस एक टोकन है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपको मरना ही होगा। वह मेरे पीछे आया है, उसने सब कुछ ले लिया, बस इसलिए कि जब मैं यहां खड़ा हूं मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने सिर्फ यह टोकन छोड़ा, लेकिन एक टोकन छोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिर्फ एक टोकन के सहारे सच में कुछ नहीं हो सकता। ली जिलाधीश, दक्वी के कानून के अनुसार जिसके पास शाही टोकन है वह सम्राट के समान है। क्या आपको नहीं पता? टोकन नकली हो सकता है। मैं 10 साल से अधिक सेवा में हूं, कई नकली मोहरें देखी हैं। बकवास। महोदय, यह व्यक्ति चालाक और खतरनाक है। एक नकली टोकन लाकर सम्राट बनने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा अपराध है, यह और भी गंभीर अपराध है। अब आपके पास क्या कहना है? लगता है ये ली छिंगफिंग भी उनके साथ है। अच्छा, जब मेरी बात नहीं सुनते तो शू जिले का प्रशासक आकर तुमसे बात करेगा। सेनापति देर से आया, क्षमा करें महाराज, मुझे दंड दें। शू, शहर के प्रशासक, सुन। झेंगयांग महाराज को प्रणाम। मुझे नहीं पता था कि महाराज आ रहे हैं, स्वागत न कर पाया। यह मेरा अपराध है, मृत्युदंड के योग्य। छाओ सीशी, तू अनवांग के पास 6 साल काम किया, फिर भी इतना बेवकूफ है। मैं तुझे एक मौका देता हूं, चियान को पत्र लिख, उसे बता कि मैं मर गया। उसे शू जिले में शव लेने आने को कह। लिख। तेज घोड़े से अनवांग के महल भेजो। ली छिंगफेंग। अपराधी उपस्थित है। तेरा सिर मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं। चियोन के आने के बाद क्या बोलना है? क्या मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा? मैं समझ गया, मैं कुछ भी करूंगा। चियान, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। अधिकारी प्रणाम करता है, अनवांग राजकुमार। आदमी कहां है? राजकुमार, जवाब में वह जासूस 3 दिन पहले मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। शव का उचित प्रबंध किया, शहर के बाहर कब्रिस्तान में फेंक दिया। तूने खुद देखा उसे मरते हुए? राजकुमार, हाँ, मैंने खुद देखा। जल्लाद ने एक वार किया, सिर अलग हो गया। बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने जांच भी करवाई, पुष्टि के बाद ही शव ले जाने दिया। झाओ, सीशी कहां है? राजकुमार, यह काम अच्छा किया। राजधानी लौटने पर मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा।
ली छिंगफेंग, तेरा योगदान मैंने भी नोट कर लिया। राजकुमार की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। बस लाओ। मेरा यह शाही भाई हमेशा सतर्क रहता है, यहां तक कि राजमुद्रा भी साथ रखता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार मेरे हाथ में आ ही गया। चियू की कोई संतान नहीं, उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन खाली है। मैं बड़ा भाई होने के नाते सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए। राजकुमार सही कह रहे हैं। राज्य एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता। राजकुमार का सिंहासन पर बैठना भाग्य द्वारा निर्धारित है। महाराज की जय हो। राजधानी लौटने पर तुरंत राज्याभिषेक समारोह होगा। ली छिंगफेंग, मेरे राज्याभिषेक के बाद मैं तुम्हें मंत्रालय में नौकरी दूंगा। राजकुमार की कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार। चलो, यहां रुकना ठीक नहीं। महाराज, महाराज। चियू, तू अब नहीं जा सकता। ली छिंगफेंग, इसका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं था, बस महाराज के प्रति वफादार हूं। वैसे महाराज कौन है? मैं उसी के प्रति वफादार हूं। महाराज ने जिस पद का वादा किया था, मैं उसे अच्छे से संभालूंगा। तो तुमने विद्रोह कर दिया। महाराज, ओह क्यूयू, क्या तुम भूल गए? मैं तो शुरू से आन वांग का आदमी हूं। कल सुबह होते ही शिव जिले के लोगों को केवल यह पता चलेगा कि सराय में आग लग गई और एक गुजरते व्यापारी की मौत हो गई। चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। ली किंगफेंग, क्या तुम जानते हो आज क्यू आन ने जो मुहर लगाई वह नकली है? क्या कहा? मैंने कहा वह मुहर नकली है। असली मुहर महल से निकलने से पहले ही केवल मेरी जानकारी वाली जगह पर छुपा दी गई थी। क्यू आन ने आज जो मुहर लगाई वह मेरे कहने पर बनाया गया नकल है। यहां डींग मत मारो। आनवांग ने खुद उस मुहर की जांच की, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। कोई गलती नहीं? क्या तुम्हें लगता है उसने कभी असली मुहर देखी है? क्यू आन ने बहुत मेहनत की त्यागपत्र लिखने में, वह तो सिर्फ एक बेकार कागज है। जब वह इसे राज्याभिषेक समारोह में पेश करेगा, पूरा दरबार केवल एक चीज देखेगा, एक विद्रोही जिसके पास नकली मुहर है, बस इतना ही। तो फिर क्या हुआ? बस आज रात मैं तुम्हें मार दूं तो भी राजगद्दी उनकी होगी। जहां तक मुहर की बात है, नया सम्राट बनने पर एक नई मुहर बना देंगे। अब महाराज कुछ और कहना चाहते हैं? जोई, ली दारेन, तुम्हारी महत्वाकांक्षा महाराज ने देख ली, तो अब शांति से मरो। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। शिव जिले में मेरे लोग हैं, तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ली दारेन, मैं मानता हूँ तुम थोड़े चालाक हो, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब आज क्यू ऑन जिला कचहरी में दाखिल हुआ, मेरे लोगों ने पूरे शिव जिले को घेर लिया था। तुम्हें पहले से पता था, तो फिर तुमने क्यों? तुम्हें क्यों नहीं मारा और सीधे आन वांग को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए था। केवल वह जब सोचे कि मैं मर गया हूं, तभी वह वापस राजधानी जाएगा, राजगद्दी के वस्त्र पहनेगा और पूरे दरबार के सामने उस सिंहासन पर बैठेगा, और तब मैं उसके सामने आ जाऊंगा। ली किंगफेंग, बताओ, क्या यह बहुत रोमांचक नहीं होगा? तुम्हें लगता है पूरा दरबार किसका साथ देगा? एक ऐसे सम्राट का जो मर गया और फिर जीवित लौट आया, या एक ऐसे विद्रोही का जिसने सम्राट की मृत्यु सुनते ही राजगद्दी हथिया ली? महाराज, मैं मजबूर था। ली किंगफेंग, सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ और दिन खेलना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतना भी धैर्य नहीं है, इतनी जल्दी में हो मुझे मारने के लिए। तो फिर ली किंगफेंग, मेरे काम खत्म करने के बाद आराम से सोचूंगा कि तुम्हें कैसे मौत के घाट उतारूं। फिक्र मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। इसे ले जाओ, कड़ी निगरानी में रखो। नंबर।
आदेश दो, 1 घंटे के बाद रवाना होंगे, राजधानी लौटेंगे। जी। क्यूईएन समझता था कि वह जीत गया, लेकिन आज मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। इसे मेंढक पकड़ता है, कीड़ा कहते हैं, और पीछे से कोई और पकड़ने वाला है। महाराज, आप नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चुप रहो, कपड़े बदलो। क्यूईएन कहाँ है? ताए महल में। सारे अधिकारी महल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त आते ही वे अंदर जाकर प्रणाम करेंगे। चलो। यह शाही वस्त्र जो इतनी मशक्कत से मिला, सही बैठा है? QQU। भाई, मैं हूं। यह शाही वस्त्र आपने जल्दी पहन लिया, भाई। तुम नहीं। मैं मर चुका हूं, जाओ सीशी ने बताया, या ली किंगफेंग ने। भाई, आप जानते हैं जो मैं चाहता था कि आप जाने, बस वही। भाई, आपने अच्छी योजना बनाई, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी। अगर कोई और होता तो वह बच नहीं सकता था, लेकिन आप एक बात भूल गए। कौन सी बात? इस यात्रा पर निकलने से पहले मुझे पता था कि तुम हमला करोगे। क्या कहा? कैसे? यह अनुमति है कि आप मेरे लोगों को खरीद सकते हैं। यह अनुमति नहीं है। क्या मैंने आपके लोगों को खरीदा? भाई को नाटक पसंद है, तो मैंने आपके लिए मंच तैयार कर दिया। पता नहीं भाई, यह नाटक कैसा लगा? महाराज, आप जीवित हैं। क्यूईएन के विद्रोह के सबूत पक्के हैं। उसकी उपाधि छीन लो, जेल में डाल दो। एक दिन तय करो, टुकड़े टुकड़े कर दो। यह राज्य मैं संभाल सकता हूं, लेकिन महाराज, वांग जेल भेज दिया गया है। जाओ सी शीली किंगफेंग और बाकी सब भी जेल में हैं। लेकिन दरबार में अभी भी कई अधिकारी हैं जो वांग के समर्थक थे। मुझे पता है। मुझे सफाया नहीं चाहिए, बल्कि एक सबक चाहिए, ताकि वे खुद सामने आएं। यह उन्हें एक एक करके पकड़ने से ज्यादा कारगर है। अगर वे नहीं आए तो उन्हें क्यूईएन का अंजाम दिखाओ। दो ज्यादा पर एक आईटीज। आ गए? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? भाई, मैं एक बात पूछने आया हूं। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? करता हूं। मैं चाहता हूं तुम मर जाओ। तुम्हें पता है मैंने वांग के महल में कितने साल इंतजार किया? 20 साल। जब पिताजी थे, मैं बड़ा बेटा था। मैंने पढ़ाई की, युद्ध कला सीखी, दरबारियों से दोस्ती की। किस चीज में मैं तुमसे कम था? लेकिन उन्होंने तुम्हें राजगद्दी दे दी। तो तूने उत्तरी बर्बरों से साजिश रची, रक्षा व्यवस्था का नकली नक्शा बनवाया, स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने आदमियों को जासूस बनाकर भेजा, मुझे मौत की ओर धकेल दिया। बस अपनी चीज वापस लेना चाहता हूं। तू लायक नहीं है। तुझे लगता है राज सिंहासन साजिश से मिलता है? पिताजी ने राज्य मुझे सौंपा क्योंकि वे जानते थे अगर तू कभी सिंहासन पर बैठता तो सबसे पहले देश को बेच देगा। तू झूठ बोल रहा है। झाओ सीशी के पास वह उत्तरी बर्बर भेड़िया जेड पेंडेंट तूने ही उसे दिया था ना? तुझे लगता है मुझे पता नहीं? वह पेंडेंट उत्तरी बर्बरों के खान ने तुझे निशानी के रूप में दिया था। तुम 3 साल से पत्राचार कर रहे थे। तूने वादा किया था कि काम पूरा होने पर यानमेन दर्रे के उत्तर के 3 जिले दे देगा। राजभ्राता, तू तो महाराज क्यूई का सच्चा बड़ा बेटा निकला। राजभ्राता, तूने सिर्फ राजद्रोह नहीं किया, तूने दुश्मन से मिलकर देश बेचा, 5 घोड़ों से फाड़े जाने की सजा। लेकिन मैंने भाईचारे के नाते तुझे यह इज्जत दी। क्यूई, 2 बुरी मौत मरेगा। 3
महाराज, आप पूरी रात जागे रहे, जरा सूप पी लीजिए। डेक्वान, क्या मैं बहुत क्रूर हूं? महाराज, एनवैंग आपको मारना चाहता था, आपने उसे पूरा शरीर छोड़ दिया। यह तो दया है, अगर कोई और होता तो पूरे खानदान को मिटाना भी कम था। दया? अगर मैं सच में दयालु होता तो उसे छोड़ देता, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो दरबार के लोग समझेंगे मैं कमजोर हूं। आज क्यूई ऑन, कल्ली ऑन, परसों वैंग ऑन, राज सिंहासन दया से नहीं टिकता। डेक्वान, तू मेरे साथ कितने साल से है? महाराज, यह गुलाम आपके साथ 23 साल से है। 23 साल? जिस साल मैं गद्दी पर बैठा तब से हो, जिसे मैंने पहली बार मारा तब भी तुम थे। महाराज, तब 17 साल के थे। 17 साल? मैंने मारा था पूर्व सम्राट के एक दुष्ट मंत्री को, जिसने राहत का पैसा हड़प लिया था, और 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मैंने दरबार में तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया, खून मेरे मुंह पर छिटक गया, सारे दरबारी सन्न रह गए, सिर्फ तुमने एक रुमाल बढ़ाया। इसी तरह गुलाम को याद है, महाराज ने कहा था जीवन में फिर कभी हत्या नहीं करूंगा। लेकिन मैंने एक के बाद एक मारा। 0। फरमान सुनाओ। ईश्वर की इच्छा से सम्राट का आदेश, आनवांग ने विद्रोह किया और दुश्मन से मिला। यह अक्षम्य अपराध है। राजा की उपाधि छीन ली जाए, बाजार में ले जाकर 5 घोड़ों से टुकड़े टुकड़े किया जाए, दूसरों के लिए सबक लीकिंग फेंग, झाओ, सीशी और अन्य विद्रोही तुरंत फांसी दी जाए। बाकी विद्रोही अधिकारी 3 दिन में आत्मसमर्पण करने वालों को माफी जो छिपेंगे, उनका पूरा कुनबा मारा जाए। यह आदेश है। महाराज, दया करें, हम आन वांग से मजबूर थे। हम महाराज के प्रति वफादार हैं। धरती आसमान गवाह है। मैंने कहा था 3 दिन में आत्मसमर्पण करने वालों को माफी। तुम लोग अब घुटने टेक रहे हो। क्या यह आत्मसमर्पण है? हाँ हाँ, हम आत्मसमर्पण करते हैं। इसे पकड़ो, पद से हटाकर आम नागरिक बनाओ, फिर कभी नौकरी न दी जाए। महाराज, 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 महाराज। मैं हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। तुम लोग दाकई के प्रति वफादार हो, किसी एक व्यक्ति के नहीं। जो कोई भी गलत सोचेगा, कई आन का अंजाम यही है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, रात बहुत हो गई है, आराम कर लीजिए। देचुआन, तुम बताओ मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आनवांग। नहीं, आनवांग तो बस एक तमाशा है। मैंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। ए बी तो बेईदी? यह मैं हूं। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो अगला चियान मेरे पास ही होगा। अगर मैं आलसी हुआ तो यह राज्य मेरे हाथों से निकल जाएगा। अगर मैं बहुत दयालु हुआ तो जो लोग अंधेरे में छिपे हैं वे मुझे कमजोर समझेंगे, इसलिए मैं ढीला नहीं छोड़ सकता। इस राज्य को मैं संभाल सकता हूं, लेकिन मुझे इसे लंबे समय तक संभालना होगा। तुम कौन हो? राजकुमार, पुराना नौकर आपको विदा देने आया है। गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप फांस जाएंगे? मैंने बहुत साल पहले त्यागपत्र दे दिया था। डर नहीं लगता कि मैं फिर से बोलूं, यह पुरानी जान तो पूर्व सम्राट ने ही बचाई थी। इस उम्र तक जीना काफी है। राजकुमार, आप एक अच्छे राजा बन सकते थे। आप यहां तक कैसे पहुंचे? मुझे संतोष नहीं है। मैं उससे 7 साल बड़ा हूं। मैंने उसे बड़ा होते देखा, पढ़ते, युद्ध करते, राज्याभिषेक करते देखा। मुझे लगा कि पिताजी मुझे चुनेंगे। मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। मैं रानी का बेटा हूं। उसे क्यों? राजकुमार, राजगद्दी चुनी नहीं जाती, वह संभाली जाती है। आप सम्राट से नहीं हारे, आप अपनी जिद से हारे। गुरुजी, अगर मेरा मतलब है, अगर उस समय मैंने आपकी बात मानी होती और झगड़ा नहीं किया होता और चुपचाप अपना आन वांग रहा होता, तो क्या परिणाम अलग होता? हाँ, आप अब से अधिक जीवित रहते और अधिक खुश भी होते।
समय हो गया है, फांसी दो। महाराज, आप रो रहे हैं? हवा तेज है। महाराज यानमेन से आपातकालीन संदेश। उत्तरी बेदी के अब्रू घुड़सवार 30,000 यानमेन पर हमला कर दिया। हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ है। दरबार से तुरंत सेना भेजने का अनुरोध। जोई, हाँ महाराज। मेरा आदेश सुनो। युद्ध मंत्रालय तुरंत राजधानी की सेना तैयार करे। 50,000 सैनिक मेरे साथ स्वयं अभियान पर चलेंगे। महाराज, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। महाराज, सोच समझकर निर्णय लें। महाराज, राजधानी अभी स्थिर नहीं हुई है। राजकुमार आन और उनके साथियों की जांच अभी बाकी है। यदि आप स्वयं अभियान पर जाएंगे तो राजधानी में कोई विद्रोह हो सकता है। परिणाम बहुत बुरा होगा। मंत्री वांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तरी बेदी तो बस एक मामूली खतरा है। एक सेनापति भेज देना काफी है महाराज। आपको खुद जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। मामूली खतरा? आपने लिनकांग की आपात रिपोर्ट देखी। 30,000 अब्रू घुड़सवार, वे उत्तरी बेदी के सबसे शक्तिशाली सैनिक हैं। अगर यानमैन गिर गया तो उत्तरी बेदी के घुड़सवार सीधे आगे बढ़ेंगे और राजधानी तक पहुंच जाएंगे। तब आपको लगता है कौन उन्हें रोक पाएगा? लेकिन महाराज, बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया है। राजधानी की जिम्मेदारी मंत्री वांग पर है। 3 दिन बाद सेना रवाना होगी। जैसा आप आदेश दें महाराज। महाराज, क्या आप सच में स्वयं अभियान पर जाएंगे? उत्तरी बेदी बहुत क्रूर हैं। युद्ध का मैदान खतरनाक है। खतरनाक? मैंने अपने ही बड़े भाई को मार डाला, ऐसे में मुझे किस खतरे का डर है? चियान ने उत्तरी बेदी से साजिश रची थी। उसने यानमैन के उत्तर के 3 जिले देने का वादा किया था। अब वो मर चुका है तो उत्तरी बेदी चुप नहीं बैठेगी। इस बार वे आए हैं चियान के वादे को पूरा करने के लिए। तभी अगर मैं नहीं जाऊं तो मेरे राज्य की रक्षा कौन करेगा? मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा महाराज। उठो, इस बार हमें सिर्फ यानमैन की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि उत्तरी बेदी को यह बताना है कि दाच ही कमजोर नहीं है। सेनापति लिनकांग महाराज को प्रणाम। जनरल लिन, आपने बहुत मेहनत की। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। सीमा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। महाराज, उत्तरी बेदी कल ही पीछे हटी है, लेकिन वे जरूर लौटेंगे। मुझे दीवार पर ले चलो। उत्तरी बेदी के पास कितने सैनिक हैं? लगभग 30,000 सभी अब्रू घुड़सवार। वह उत्तरी शत्रु के सेनापति अगुला का तंबू है। अगुला उत्तरी खान का भाई है। बहुत बहादुर और युद्ध कुशल। कहते हैं वह नंगे हाथों बाघ को मार सकता है। हमारे सैनिकों की हानि कितनी है? हमारे पास पहले 10,000 सैनिक थे, अब 5,000 से भी कम बचे हैं। उत्तरी दुश्मन के घुड़सवार बहुत ताकतवर हैं। वे हवा की तरह आते जाते हैं। हम उनका पीछा नहीं कर पाते। और उनके तीर कमान की मार बहुत दूर तक जाती है। उनके तीर बहुत घातक हैं। कई सैनिक उनके तीरों से मारे गए। महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या अनवांग का उत्तरी शत्रुओं से मिलीभगत सच है? चियान ने वादा किया है, अगर उत्तरी शत्रु उसे राजगद्दी पर बिठा दें तो वह यानमेन दर्रे के उत्तर के 3 जिले उत्तरी शत्रुओं को दे देगा। तो यही बात है। इस बार उत्तरी शत्रुओं का हमला इतना जोरदार है, अंदर से कोई मदद कर रहा है। सिर्फ चियान ही नहीं, दरबार में और भी बहुत से लोग उत्तरी शत्रुओं से मिले हुए हैं। इस बार के आक्रमण में वे पीठ में छुरा घोंपेंगे। इंसान। सेनापति जी, खबर है उत्तरी शत्रु फिर से किले पर हमला कर रहे हैं। युद्ध की तैयारी करो।
तीर चलाओ। पत्थर और लकड़ी के लट्ठे छोड़ो। झोई, मेरे साथ आओ। हमला करो। जो कोई सबसे पहले दीवार पर चढ़ेगा उसे 1000 तोले सोना मिलेगा और 10,000 परिवारों का जागीरदार बनाया जाएगा। वापस बुलाओ युद्ध विराम। महाराज, आप बहुत वीर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगुला इतनी आसानी से नहीं मानेगा। कल वह और भी जोरदार हमला करेगा। महाराज, आराम करने का समय हो गया है। नींद नहीं आ रही। आज हमने उत्तरी शत्रुओं को पीछे धकेल दिया, लेकिन हमारी भी काफी हानि हुई। अलग 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 ऐसे चलता रहा। जल्द ही यान में दर्रा नहीं बच पाएगा। तो हम क्या करें? उत्तरी शत्रु बहादुर हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी है। उनका रसद पीछे ब्लैक विंड वैली में जमा है। अगर हम उनका रसद जला दें तो वे बिना लड़े ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन ब्लैक विंड वैली बहुत दुर्गम है, बचाव में मजबूत, हमला मुश्किल और वहां भारी पहरा है। अगर हमें उनका रसद जलाना है तो यह आसान नहीं होगा। अपने उनका रसद जलाना है, इसलिए हमें एक भेदिया चाहिए जो उत्तरी शत्रुओं के शिविर में घुस सके और हमें संदेश भेज सके। महाराज, सेनापति लिन दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक जरूरी सूचना है। उन्हें अंदर बुलाओ। महाराज, मुझे एक बात पता चली है। क्या बात? आज दोपहर निरीक्षक श्री वांग छुपके से किसी को शहर से बाहर भेजा जो उत्तरी शत्रुओं के शिविर में गया। मुझे संदेह हुआ तो मैंने उसका पीछा करवाया और पता चला कि वह उससे मिला और उन्हें एक चिट्ठी दी। वांग हुयान? हाँ, यह वही है। मैंने पहले ही उसके भेजे हुए आदमी को पकड़ लिया है। उसके पास से यह पत्र मिला है। आज रात 3 पहर मैं पश्चिमी द्वार खोल दूंगा और तुम्हें शहर में आने दूंगा। काम पूरा होने के बाद राजा आन का वादा अभी भी लागू है। वाह, वांग हुयान, मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं लिया था और उसने पहले ही हाथ डाल दिया। महाराज, अब क्या करें? क्या अभी वांग हुआई आन को गिरफ्तार कर लें? जल्दी मत करो। चूंकि वह पश्चिमी द्वार खोलना चाहता है उत्तरी दिशा के लोगों को अंदर लाने के लिए, तो हम उसी चाल में चलेंगे। आगुला को एक सरप्राइज देंगे। महाराज बहुत बुद्धिमान है, बहुत। सब तैयार है? हाँ साहब, सब तैयार है। शहर के द्वार के पहरेदारों को हटा दिया गया है। जैसे ही उत्तरी दिशा के लोग आएंगे हम द्वार खोल देंगे। जब जनरल आगुला शहर में आएगा और क्यू उस मूर्ख राजा को मार डालेगा तो राजा आन का बेटा सिंहासन पर बैठेगा। तब हम सब संस्थापक सेनापति होंगे और अपार धन और सम्मान पाएंगे। वे आ गए। जल्दी से द्वार खोलने की तैयारी करो। हिलना मत। झोई, तुम यहां कैसे? श्रीमान वांग, महाराज को पहले से पता था कि तुम देशद्रोह करने वाले हो। क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारी छोटी सी चाल महाराज से छुप सकती है? नामुमकिन है। मेरी योजना बिल्कुल सही थी। तुम लोगों को कैसे पता चला? बिल्कुल सही। वांग हुआयान, तुमने उत्तरी दिशा से सांठगांठ करके देश बेचा। महाराज दया करें। मुझे राजा आन ने मजबूर किया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मजबूर किया था? क्यों आन तो मर चुका है और तुम अब भी उसके लिए काम कर रहे हो। लगता है तुम उसके प्रति बहुत वफादार हो। बहुत। महाराज, मुझसे गलती हुई। कृपया मेरी जान बख्श दें। तेरी जान बख्श दें? जब तुमने द्वार खोला और उत्तरी दिशा के लोगों को अंदर आने दिया, क्या तुमने सोचा कि शहर की प्रजा का क्या होगा? उत्तरी दिशा के लोग उन्हें लूटेंगे, जलाएंगे और बुराई से भर देंगे। अपनी सुख सुविधा के लिए क्या तुम उन्हें बेच सकते हो? दया करें। इसे ले जाओ और सख्त निगरानी में रखो। महाराज दया करें। महाराज दया करें। मूल योजना के अनुसार काम करो। जी। जनरल, अब तक कोई हलचल क्यों नहीं?
वांग हुआई आन द्वार खोलेगा। धीरज रखो, वह क्यू यू नाम का बच्चा जरूर सो रहा होगा। जब हम शहर में घुसकर उसे मार देंगे तो यानमेन दर्रा हमारा हो जाएगा। जनरल, द्वार खुल गया है। अच्छा भाइयों, अंदर घुसो, कि यू को मार डालो और यानमेन दर्रा लूट लो। कुछ गड़बड़ है, घात लगा है, जल्दी पीछे हटो। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। अगुला, यह तो सिर्फ ब्याज है। अब हमारी बारी है। महाराज, हम हेफिंग घाटी पर कब हमला करेंगे? अभी। अगुला अभी हारा है। सेना का मनोबल टूट गया है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि हम खुद हमला करेंगे। यही तो है उनके रसद को जलाने का सबसे अच्छा मौका। महाराज, दर्रे के मुहाने पर बहुत सारे पहरेदार हैं। हम जबरदस्ती घुस नहीं सकते। तुम 500 आदमी लेकर बाईं तरफ की चट्टान से ऊपर चढ़ो। दर्रे के पीछे घूमकर हमला करो। मैं बाकी लोगों के साथ सीधे हमला करूंगा। हम दोनों तरफ से घेर लेंगे। एक ही झटके में दर्रा ले लेंगे। जी। भाइयों, सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। बैदियों का रसद जला दो। हम यह लड़ाई जीत जाएंगे। सबको विश्वास है? आज हाँ। ठीक है, चलो। कौन है? मारो। आग लगाओ। बुरा हुआ, रसद जल गया। भागो, आग फैल रही है। पीछे हटो। जनरल साहब, कियो, मैं तुझे मार डालूंगा। जनरल, अब हम क्या करें? रसद पूरी तरह जल चुका है। हम अधिकतम 3 दिन चल सकते हैं। अगर 3 दिनों के अंदर हम यानमेन दर्रा नहीं ले पाए तो हमें पीछे हटना होगा। पीछे हटना? मैं अगुला ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। अगर इस बार पीछे हटे तो मैं खान के सामने किस मुंह से जाऊंगा? लेकिन जनरल, हमारे पास रसद नहीं है। सैनिकों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो लूट लो। पास में क्या पास बहुत सारे की के गांव नहीं है। हम उनका अनाज लूट लेंगे। जनरल, ऐसा मत कीजिए। वे गांव तो आम लोगों के हैं। अगर हम उन्हें लूटेंगे तो दाकी की जनता गुस्सा हो जाएगी। तब वे सबकी यू का समर्थन करेंगे। हमारी जीत और मुश्किल हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं, बस लड़ाई जीतनी है। कुछ भी कर सकते हैं। फौरन आदेश दो, पूरी सेना हमला करे। पास के गांवों में जाकर अनाज लूटो। जी। अगुला, वह जानवर, उसने आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। महाराज, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए, बेदियों के अत्याचारों को रोकने के लिए। मेरा आदेश सुनाओ। पूरी सेना हमला करे। बेदी घुड़सवारों को घेर कर खत्म करो। जी।
रिपोर्ट जनरल सरदार तुओ हुआन अपने कबीले के साथ कैंप छोड़कर चला गया। क्या तुओ हुआन क्यों चला गया? सरदार तुओ हुआन कहते हैं कि जनरल का नेतृत्व कमजोर है, जिससे रसद जल गई और सैनिकों को आम लोगों का अनाज लूटने भेज दिया। बेईदी लोगों की इज्जत खत्म कर दी। वह जनरल के साथ और लड़ना नहीं चाहता। यह गद्दार, मैं उसे जरूर मारूंगा। जनरल, अब क्या करें? और क्या करें? तुरंत तुओ हुआन का पीछा करो, उसे पकड़ कर लाओ। लेकिन जनरल कय्यू की सेना बाहर हमारा इंतजार कर रही है। अगर हम तुओ हुआन का पीछा करने गए, कय्यू जरूर मौका पाकर हमारे कैंप पर हमला करेगा। पीछा करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। तुओ हुआन, तुम मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे की? मैं क्यों नहीं आ सकता अगुला? देखो तुम क्या हाल हो गए हो, एक भटके हुए कुत्ते की तरह। तुम्हारी क्या औकात है बेईदी का सेनापति बनने की? मैं खान द्वारा नियुक्त सेनापति हूँ, तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत रखते हो। खान बूढ़े हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं, इसीलिए तुम जैसे बेवकूफ को सेनापति बना दिया। देखो तुमने कितनी लड़ाइयां हारी हैं, रसद जल गई, सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। अब तो तुओ हुआन का कबीला भी तुम्हें छोड़ गया। अब तू तेरा मुंह कैसे दिखेगा खान के सामने? मैं तुझे बता दूं अगुला, बेईदी ऐसे नहीं चल सकती। खान बूढ़े हो गए, अब किसी और का समय है। मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा बेईदी का खान बनने के लिए उपयुक्त हूं। तू विद्रोह करना चाहता है। विद्रोह? यह विद्रोह नहीं है, यह ईश्वर की मर्जी है। बेईदी को एक बुद्धिमान खान की जरूरत है जो हमें मजबूती की ओर ले जाए, और तू और वह बूढ़ा बेवकूफ खान दोनों नाकाबिल हैं। अरे तुओ हुआन को पकड़ लो। चिल्लाओ मत, तेरे लोग सब मेरे लोगों के कब्जे में हैं। अब पूरा बेईदी शिविर मेरे कब्जे में है। तू क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं चाहता, बस तू सेना की कमान मुझे दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तू सपना देख रहा है, मैं मर जाऊंगा और न ही सेना की कमान तेरे जैसे गद्दार को दूंगा। अगुला ने कमांड में कमजोरी दिखाई, जिससे हमारी सेना को बुरी हार हुई। मैंने उसे मौत की सजा दे दी। अब से बेईदी की सेना मेरी कमांड में होगी। जी। तुओ हुआन शांति वार्ता चाहता है। जी हाँ महाराज। तुओ हुआन सरदार कहता है, उत्तरी देश और दाकी के बीच कई सालों से युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है और लोग बेघर हो गए हैं। वह चाहता है कि दाकी के साथ एक शांति समझौता हो, दोनों देश युद्ध विराम करें और आपसी व्यापार बढ़ाएं। नंबर युद्ध विराम? तुम उत्तरी लोग जब चाहो लड़ते हो और जब चाहो शांति कर लेते हो। हमारे दाकी को क्या समझते हो? महाराज क्रोध न करें। तुओ हुआन सरदार जानता है कि यह युद्ध उत्तरी देश की गलती थी। अपनी सद्भावना दिखाने के लिए तुओ हुआन सरदार पहले कब्जे में ली गई सारी दाकी भूमि वापस करने को तैयार है और युद्ध के नुकसान की भरपाई भी करेगा। तुओ हुआन की कोई शर्त है? तुओ हुआन सरदार की एक ही शर्त है, एक ही। वह चाहता है कि दाकी मान्यता दे कि तुओ हुआन उत्तरी देश का वैध खान है। उसने अच्छा हिसाब लगाया है, सेना पर कब्जा किया और अब चाहता है कि मैं उसके पद को स्वीकारूं ताकि वह सही तरीके से उत्तरी देश का खान बन सके। महाराज तुओ हुआन सरदार सच में दाकी से शांति चाहता है। अगर महाराज उसकी शर्त मान लें तो वह दाकी के साथ सदा मैत्री चाहता है और कभी आक्रमण नहीं करेगा। तुम पहले जाओ, मुझे सोचने दो। महाराज तुओ हुआन महत्वाकांक्षी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह अब शांति मांग रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने अभी उत्तरी सेना पर नियंत्रण पाया है और उसकी स्थिति अभी मजबूत नहीं है। जब वह मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर से दाकी पर हमला करेगा। मुझे पता है, लेकिन अब हमें भी समय चाहिए। राजधानी में अभी भी एन वांग के बचे हुए लोग हैं जिन्हें साफ करना बाकी है। देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने की जरूरत है। अगर हम उत्तरी देश से लड़ते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? तो महाराज का मतलब है उसकी शांति की मांग मान ले? मान ले, लेकिन हम आसानी से नहीं मान सकते। हमें उससे बड़ी कीमत वसूलनी होगी। जाकर तुओ हुआन से कहो, मैं उसकी शर्त मान सकता हूं, लेकिन जमीन वापस करने और युद्ध की क्षतिपूर्ति के अलावा उसे मेरी 3 और शर्तें माननी होंगी। कृपया महाराज कहें। पहली, उत्तरी देश को दाकी की अधीनता स्वीकारनी होगी और हर साल दाकी को कर देना होगा। दूसरी, उत्तरी देश दाकी के भगोड़ों को नहीं रखेगा, खासकर एनवांग के बचे हुए लोगों को। तीसरी, दोनों देशों की सीमा पर व्यापार केंद्र स्थापित हों जहां दोनों देशों के लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकें। ये तीनों शर्तें अनिवार्य हैं, एक भी कम नहीं हो सकती। अगर तुओ हुआन मान जाए तो हम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर वह नहीं मानता तो लड़ते रहेंगे। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये तीनों शर्तें अनिवार्य हैं। अगर अत्ता कर दिया, मैं महाराज की शर्तें तुओ हुआन सरदार तक पहुंचा दूंगा।
क्यूयू की ये तीनों शर्तें बहुत सख्त हैं। दाकी की अधीनता स्वीकारना, हर साल कर देना, यह तो बहुत बड़ा अपमान है। हाँ मुखिया, हम उसकी बात नहीं मान सकते। हमारे पास अब भी 20,000 से ज्यादा घुड़सवार हैं। चलो उनसे लड़ लें। मान लो उसकी बात। मुखिया, मुझे पता है ये तीनों शर्तें बहुत सख्त हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा राशन पानी जल चुका है, सैनिकों का मनोबल गिर गया है। अगर लड़ते रहे हमारी हार निश्चित है। पहले उसकी शर्तें मान लेना बेहतर होगा। जब हम दोबारा ताकत पा लें फिर बदला लेने का मौका देखेंगे। मान उतरंबर। लेकिन नहीं, यही तय है। फौरन क्यूयू को जवाब भेजो। मैं उसकी सारी शर्तें मानता हूं। समझौते के अनुसार बेदी बड़े क्यू के अधीन होगा। हर साल बड़े क्यू को 1000 अच्छे घोड़े भेंट करने होंगे। 10,000 गाय बकरियां। बेदी पहले कब्जे में लिए गए बड़े क्यू के सारे इलाके लौटाएगा। बेदी बड़े क्यू के भगोड़ों को शरण नहीं देगा। दोनों देशों की सीमा पर व्यापार केंद्र खोले जाएंगे। दोनों तरफ के लोगों को आजादी से व्यापार करने दिया जाएगा। यह सिर्फ अस्थायी शांति है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेदी वापस आएंगे। तो हम क्या करें? सीमा सुरक्षा मजबूत करो, सेना को सुधारो। हमें बेदी वालों को बताना होगा, जब भी वे हिम्मत करें हम उन्हें वापस खदेड़ने की ताकत रखते हैं। महाराज, बुरी खबर है, राजधानी में कुछ हो गया। क्या हुआ? ताइफू चेन युआनजी ने आम वांग के बाकी साथियों के साथ तख्त तापलट कर दिया। उन्होंने महल पर कब्जा कर लिया। आम वांग के बेटे क्यूहाओ को सम्राट बना दिया। प्रधानमंत्री वांग और कई वफादार मंत्री सब उनके कब्जे में हैं। क्या चेन युआनजी? वह क्यू अंग का गुरु था और दरबार का ताइफू, वह तो बस एक पुराना पंडित है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? महाराज चेन युआनजी का दरबार में बहुत सम्मान है। कई मंत्री उसकी सुनते हैं। वह कहता है कि महाराज ने भाई को मारकर सिंहासन हड़प लिया। वह आपको अत्याचारी बताता है और यह भी क्यू हाओ ही असली राजा है। अब राजधानी उनके नियंत्रण में है। बहुत से लोग उनके झांसे में आ गए हैं। झो, ये फौरन आदेश जारी करो। सेना को तेजी से राजधानी की ओर बढ़ना चाहिए। जी। महाराज, अब हम क्या करें? पहले पड़ाव डालो, फिर किसी को समझौते के लिए भेजो। क्लियर क्लियर। अगर वे आत्मसमर्पण करने को तैयार हो मैं उनकी जान बख्श सकता हूं। अगर वे अड्डे रहे तो फिर मुझे बेरहमी से पेश आना पड़ेगा। मैं बड़े क्यू के सम्राट का दूत हूं, ताइफू चेन से मिलना चाहता हूं। ताइफू चेन, महाराज ने आपको कहला भेजा है। अगर आप शहर के दरवाजे खोल दें, प्रधानमंत्री वांग को रिहा करें और बाकी सब पकड़े गए मंत्रियों को भी महाराज आपकी और क्यू हाओ की जान बख्श सकते हैं। हमारी जान बख्शें? क्यूयू, वह भाई हत्यारा अत्याचारी, उसे हमें बख्शने का क्या हक? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं चेन युआनजी जन्म से बड़े क्यू का हूं, मौत तक बड़े क्यू का रहूंगा। मैं उस अत्याचारी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। चेन युआन जी, अपनी जिद मत छोड़ो। महाराज की सेना शहर के बाहर है। तुम राजधानी की रक्षा नहीं कर सकते। चाहे रक्षा ना हो सके फिर भी करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन आन वांग का वंश बचाऊंगा। वह अत्याचारी की यू, उसे ईश्वर का प्रकोप भोगना पड़ेगा। यह चेन युआन जी बूढ़ा हटी। जब उसने सम्मान नहीं माना तो अपमान झेलेगा, तो फिर मुझे निर्दयी होना पड़ेगा। मेरा आदेश सुनो। कल सुबह हमला करो। आक्रमण, हमला। तीर चलाओ, जल्दी तीर चलाओ। पत्थर और लकड़ी फेंको। महाराज, यह काम नहीं करेगा। शहर में पर्याप्त खाना है। चेन युआन जी और उसके लोग लंबे समय तक टिक सकते हैं। मुझे पता है, यह चेन युआन जी बूढ़ा हट्टी पक्का इरादा कर चुका है हमारा अंत तक विरोध करने का। तो हम क्या करें? लोग भेजो सुरंग खोदने। सुरंग से शहर में घुसो। सुरंग खोदें? हाँ, हम सामने से हमला करेंगे, उनका ध्यान भटकाएंगे और रात में सुरंग खोदकर शहर में घुसेंगे और शहर के दरवाजे खोल देंगे। इस तरह हम एक ही झटके में राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। यह तरीका अच्छा है। चेन युआन जी को कभी अंदाजा नहीं होगा कि हम सुरंग खोद कर आएंगे। समय बर्बाद मत करो, अब काम शुरू करो।
महाराज, सुरंग तैयार है। अच्छा, जो ये तुम 500 आदमी लेकर सुरंग से शहर में जाओ। पश्चिमी दरवाजा खोलो। मैं बाहर बड़ी सेना के साथ तुम्हारा साथ दूंगा। 1 लाख भी दूं। जी हुकूम। चलो पीछे आओ। जल्दी दरवाजा खोलो। हमला करो। आह, बख्श दो। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। ताइफू, भाग जाइए कि यू की सेना शहर में घुस चुकी है। भागूं? मैं कहां भागूं? मैं महान क्यूई का ताइफू हूं। मैं राजधानी के साथ जीऊंगा और मरूंगा। चेन युआन जी, अब तुम्हें क्या कहना है? कियू, तू अपने भाई की हत्या कर सिंहासन हथियाने वाला अत्याचारी है। तेरा अंत बुरा होगा। मैं अत्याचारी हूं। क्यूयान ने उत्तरी जंगली जनजातियों से साजिश रची, देश को बेचा। वही असली अपराधी है। मैंने उसे मारा। यह महान क्यूई के राज्य और समाज की भलाई के लिए किया, दुनिया के लोगों के लिए किया। तू झूठ बोलता है। आन वांग बड़ा बेटा था। उसका जन्मसिद्ध अधिकार था राजगद्दी पाने का। तूने उसका सिंहासन छीन लिया और उसे मार डाला। तू एक पशु से भी बदतर है। लगता है तू अपनी कब्र नहीं देखना चाहता। उसे अंदर लाओ। वांग हुआयान, तुम यहां कैसे? चेन ताइफू, क्या तुम्हें लगता है कि कियान सच में एक अच्छा सम्राट बनना चाहता था? वह सम्राट बनने के लिए बेईदी से मिला हुआ था, देश को बेच दिया। ये रहे उसके और बेईदी खान के बीज पत्र। खुद देख लो। वह सम्राट के बेच पत्र खुद देख लो। नहीं, ये हो नहीं सकता। ये सच नहीं है। कि आन एक देशद्रोही है। वह सम्राट बनने के लायक ही नहीं है। चेन ताइफू, महाराज सच कह रहे हैं। ऑन वांग वाकई बेईदी से जुड़ा हुआ था। मैं भी उसके बहकावे में आ गया था, इसलिए उसके लिए काम किया। ऑन वांग वाकई बहतावे क्या लाने। मुझसे गलती हुई। सच में बहुत बड़ी गलती हुई। महाराज, मैं आपका कर्जदार हूं। दकी से माफी चाहता हूं और पूरी प्रजा से। महाराज, प्रधानमंत्री वांग और बाकी लोग जेल में हैं। जेल चलो। महाराज, आप अंततः लौट आए। प्रधानमंत्री वांग, आपको कष्ट हुआ। महाराज, ऐसा न कहें। मुझे पूरा यकीन था कि आप लौटेंगे। दिल्ली की 1 और 3। मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारे लिए दवा और पौष्टिक चीजें लाने। अच्छे से आराम करो। शुक्रिया महाराज। स्वर्ग के आदेश से सम्राट की घोषणा। मैंने सुना है कि स्वर्ग जीवन को महत्व देता है, इसलिए आज सामान्य माफी दी जाती है। आन वांग के मुख्य सहयोगियों को छोड़कर और उसके साथी विश्वास पात्रों को, सभी कैदियों को माफ किया जाता है। पूरी दुनिया शाही कृपा का अनुभव करे और अपने व्यवसाय में लगे रहे। यही आदेश है। जब से मैं गद्दी पर बैठा हूं, मैंने आन वांग के विद्रोह को दबा दिया, जियांगनान को शांत किया, उत्तरी शत्रुओं को पीछे हटने पर मजबूर किया और सीमा पर शांति स्थापित की। अब द की में शांति और समृद्धि है, भरपूर फसलें हैं और प्रजा सुखी जीवन बिता रही है। हालांकि देश शांत है, युद्ध की तैयारी में लापरवाही खतरनाक है। आप सभी को प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, लोगों की भलाई को बढ़ाना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। हमेशा दकी की सुंदर भूमि की रक्षा करें। महाराज की जय हो, अमर रहे। महाराज की जय हो, अमर रहे।
झाओ सीशी, वह आन वांग का आदमी है। अरे भाई साहब, फू। अच्छा हुआ कि महाराज इतने समझदार हैं, वरना हमारा जुएजियान उपजिला बर्बाद हो जाता। सुना है महाराज खुद अदालत में आए और वहीं तख्ती दिखा दी। उस उपद्रवी का चेहरा उतर गया। तुम कौन सा वर्जन सुन रहे हो? मैंने सुना है कि महाराज गुप्त वेश में थे। उस उपद्रवी की आंखें नहीं थीं, जन्म से ही अंधा था। तो उस दिन जब महाराज ने अदालत में तख्ती दिखाई, उपद्रवी ने माना ही नहीं। फिर अंदाजा लगाओ क्या हुआ? क्या हुआ? शाही रक्षकों का कमांडर अपने लोगों के साथ आ गया। गवर्नर साहब खुद घुटनों के बल बैठ गए। उपद्रवी का चेहरा हरा हो गया, वह जमीन पर गिर पड़ा, गीली मिट्टी की तरह। महाराज, क्या मैं उन्हें रोक दूं? उन्हें बोलने दो। प्रजा का मुझ पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है।